बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की 11वीं वीडियो पेश खिदमत है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। उस वक्त बालियान ने सलीबी लड़की के साथ, जिसका नाम मोबी था, साहल की तरफ जाने वाले आम रास्ते से हटकर दूर जा चुका था। इन इलाकों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। इसे मालूम नहीं था कि सूडानी फौज और उसके कमांडरों को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने माफ़ी दे दी है। एक तो वो सुल्तान के अताब से भाग रहा था और दूसरे ये कि वो मोबी जैसी हसीन लड़की को नहीं छोड़ना चाहता था। वो समझता था कि दुनिया की हसीन लड़कियां सिर्फ मिस्र और सूडान में ही हैं, मगर इटली की इस लड़की के हुस्न और दिलकशी ने उसे अंधा कर दिया था। उसकी खातर वो अपना रुतबा, अपना मजहब और अपना मुल्क ही छोड़ रहा था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि मोबी उससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो जिस मकसद के लिए आई थी वो खत्म हो चुका था। वो मकसद तबाह हो गया था, ताहम मोबी अपना काम कर चुकी थी। उसके लिए उसने अपनी जिस्म और अपनी इज्जत की कुर्बानी दी थी। वो अभी तक अपनी उम्र से दुगनी उम्र के आदमी की अय्याशी का जरिया बनी हुई थी। बालिया ने इस खुशफहमी में मुब्तला था कि मोबी उसे बुरी तरह चाहती है, मगर मोबी उससे नफरत करती थी। वो चूंकि मजबूर थी इसलिए अकेली भाग नहीं सकती थी। वो इस मकसद के लिए बालियान को साथ लिए हुए थी कि उसे अपनी हिफाजत की जरूरत थी। उसे बहर रूम के पार जाना था या राबन तक पहुंचना था। उसे मालूम नहीं था कि राबन और उसके साथी जो ताजरों के भेस में थे पकड़े जा चुके हैं। इस मजबूरी के तहत वो बालियान के हाथ में खिलौना बनी हुई थी। वो कई बार उसे कह चुकी थी कि तेज चलो और पड़ाव कम करो वरना पकड़ी जाएंगे, लेकिन बालियान जहां अच्छी जगह देखता रुक जाता। उसने शराब का जखीरा अपने साथ रख लिया था। एक रात मोबी ने एक तरकीब सोची। उसने बालियान को इतनी ज्यादा पिला दी कि वो बेसुध हो गया। उनके साथ जो 7 महाफिज थे वो कुछ परे सो गए थे। मोबी ने देखा था कि इनमें से एक ऐसा है जो जवान है और सब पर छाया रहता है। बालियान ज्यादातर उसी के साथ हर बात किया करता था। मोबी ने उसे जगाया और थोड़ी दूर ले गई। उसे कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और यहाँ क्यों आई थी। मैं तुम लोगों के लिए मदद लाई थी ताकि तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे गैर मुल्कियों से आज़ाद हो सको। मगर तुम्हारा ये कमांडर बालियान इस कदर याश आदमी है कि इसने शराब पीकर बदमस्त होकर मेरे जिस्म के साथ खेलना शुरू कर दिया। बजाय इसके कि वो अक्लमंदी से बगावत का मंसूबा बनाता और फतह हासिल करता, उसने मुझे अपने हरम की लौंडी बना लिया और अंधाधुंध फौज को 2 हिस्सों में तकसीम करके ऐसी लापरवाही से हमला करवाया कि एक ही रात में तुम्हारी इतनी बड़ी फौज खत्म हो गई। तुम्हारी शिकस्त का जिम्मेदार ये शख्स है। अब ये मेरे साथ सिर्फ अय्याशी के लिए जा रहा है और मुझे कहता है कि मैं इसे समंदर पार ले जाऊं, उसे अपनी फौज में रुतबा दिलाऊं और उसके साथ शादी कर लूं। मगर मुझे इस शख्स से नफरत है। मैंने फैसला किया है कि अगर मुझे शादी ही करनी है और अपने मुल्क में ले जाकर इस फौज में रुतबा दिलाना है तो मुझे ऐसे आदमी का इंतखाब करना चाहिए जो मेरे दिल को अच्छा लगे। वो आदमी तुम हो। तुम जवान हो, दलेर हो, अक्लमंद हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हें चाह रही हूँ। मुझे इस बूढ़े से बचाओ, मैं तुम्हारी हूँ। समंदर पार चलो, फौज का रुतबा और मालो दौलत तुम्हारे कदमों में होगा। मगर इस आदमी को यहीं खत्म करो। वो सोया हुआ है, इसे कत्ल कर दो और आओ निकल चले। उसने महाफिज के गले में बाहें डाल दी। महाफिज इसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया। उसने दीवानावार लड़की को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। वो भी इस जादूगरी की माहर थी। वो जरा परे हट गई। महाफिज इसकी तरफ बढ़ा तो अकब से एक बर्छी इसकी पीठ में उतर गई। उसके मुंह से हाई निकली और वो पहलू के बाल लड़क गया। बर्छी इसकी पीठ से निकली और उसे आवाज सुनाई दी, नमक हराम को जिंदा रहने का हक नहीं। लड़की की चीख निकल गई। वो उठी और इतना ही कहने पाई थी कि तुमने इसे कत्ल कर दिया है कि पीछे से एक हाथ ने इसके बाजू को जकड़ लिया और झटका देकर अपने साथ ले गया। इसे बालियान के पास फेंक कर कहा, हम इस शख्स के पाले हुए हैं, दोस्त हैं। हमारी जिंदगी इसी के साथ है। तुम हम में से किसी को उसके खिलाफ गुमराह नहीं कर सकती। जो गुमराह हुआ इसने सजा पाली है। बालियान शराब के नशे में बेहोश पड़ा हुआ था। तुम लोगों ने यह भी सोचा है कि तुम कहां जा रहे हो? मोबी ने पूछा। समंदर में डूबने, एक ने जवाब दिया। तुम्हारे साथ हमारा कोई तल्लक नहीं। जहां तक बालियान जाएगा हम वहीं तक जाएंगे। और वो दोनों जाकर लेट गए। दूसरे दिन बालियान जागा तो उसे रात का वाकया बताया गया। मोबी ने कहा कि वो मुझे जान की धमकी देकर अपने साथ ले गया था। बालियान ने अपने महाफिजों को शाबाश दी, मगर उनकी ये बात सुनी अनसुनी कर दी कि ये लड़की से गुमराह करके ले गई थी और उन्होंने इसकी बातें सुनी थी। वो मोबी के हुस्न और शराब में मदहोश होकर सब कुछ भूल गया। मोबी ने
اسے ایک بار پھر کہا کہ تیز چلنا چاہیے، مگر بالیہ نے پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھا، موبی اب آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ اپنے دوستوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ علی بن سفیان نے نہ جانے کیا سوچ کر ان کا تعاقب نہ کیا۔ بغاوت کے بعد کے حالات کو معمول پر لانے کے لیے وہ سلطان ایوبی کے ساتھ بہت مصروف ہو گیا تھا۔ سال کے کیمپ سے رابن اس کے 4 ساتھیوں اور 6 لڑکیوں کو 15 محافظوں کی گارڈ میں قاہرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ قاصد ان سے پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ قیدی اونٹوں پر تھے اور گارڈ گھوڑوں پر۔ وہ معمول کی رفتار پر جا رہے تھے اور معمول کے مطابق پڑاؤ کر رہے تھے۔ وہ بے خوف و خطر جا رہے تھے۔ وہاں کسی دشمن کے حملے کا ڈر نہیں تھا۔ قیدی نہتے تھے اور ان میں 6 لڑکیاں تھیں۔ کسی کے بھاگنے کا بھی ڈر نہیں تھا، مگر وہ یہ بھول رہے تھے کہ یہ قیدی تربیت یافتہ جاسوس ہیں، بلکہ یہ لڑاکے جاسوس ہیں۔ ان میں جو تاجروں کے بیس میں پکڑے تھے وہ چنے ہوئے تیر انداز اور تیز زن تھے، اور لڑکیاں محض لڑکیاں نہیں تھیں جنہیں وہ کمزور عورت ذات سمجھ رہے تھے۔ ان لڑکیوں کی جسمانی دلکشی، یورپی رنگت کی جاذبیت اور جوانی اور ان کی بے حیائی ایسے ہتھیار تھے جو اچھے جاور حکمرانوں سے ہتھیار ڈلوا لیتے تھے۔ محافظوں کا کمانڈر مصری تھا۔ اس نے دیکھا کہ ان 6 میں سے ایک لڑکی اس کی طرف دیکھتی رہتی ہے، اور وہ جب اسے دیکھتا ہے تو لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ اس مصری کو موم کر رہی تھی۔ شام کے وقت انہوں نے پہلا پڑاؤ کیا تو سب کو کھانا دیا گیا۔ اس لڑکی نے کھانا نہ کھایا۔ کمانڈر کو بتایا گیا تو اس نے لڑکی کے ساتھ بات کی۔ لڑکی اس کی زبان بولتی اور سمجھتی تھی۔ لڑکی کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہے۔ رات کو جب سب سو گئے تو کمانڈر اٹھا۔ اس نے لڑکی کو جگایا اور الگ لے گیا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ ایک مظلوم لڑکی ہے۔ اسے فوجیوں نے ایک گھر سے اغوا کیا اور اپنے ساتھ رکھا۔ پھر اسے جہاز میں اپنے ساتھ لائی جہاں وہ ایک افسر کی داشتہ بنی رہی۔ دوسری لڑکیوں کے متعلق اس نے بتایا کہ ان کے ساتھ اس کی ملاقات جہاز میں ہوئی تھی۔ انہیں بھی اغوا کر کے لایا گیا تھا۔ اچانک جہازوں پر آگ برسنے لگی اور جہاز جلنے لگے۔ ان لڑکیوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر میں ڈال دیا گیا۔ کشتی انہیں ساحل پر لے آئی جہاں انہیں جاسوس سمجھ کر قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ وہی کہانی تھی جو تاجروں کے بیس میں جاسوسوں نے ان لڑکیوں کے متعلق صلاح الدین ایوبی کو سنائی تھی۔ مصری گارڈ کمانڈر کو معلوم نہیں تھا، وہ یہ کہانی پہلی بار سن رہا تھا۔ اسے تو حکم ملا تھا کہ یہ خطرناک جاسوس ہیں، انہیں قاہرہ لے جا کر سلطان کے خفیہ محکمے کے حوالے کرنا ہے۔ اس حکم کے پیش نظر وہ ان لڑکیوں کی یا اس لڑکی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی مجبوری بتا دی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کے پرکش میں اب بھی بہت سے تیر باقی ہیں۔ لڑکی نے کہا، میں تم سے کوئی مدد نہیں مانگتی، تم اگر میری مدد کرو گے تو میں تمہیں روک دوں گی، کیونکہ تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو کہ میں اپنی خاطر تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میرا کوئی غمخوار نہیں، میں ان لڑکیوں کو بالکل نہیں جانتی اور ان آدمیوں کو بھی نہیں جانتی۔ تم مجھے رحم دل بھی لگتے ہو اور میرے دل کو بھی اچھی لگتی ہو، اس لیے تمہیں یہ باتیں بتا رہی ہوں۔ اتنی خوبصورت لڑکی کے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر کون سا مرد اپنے آپ میں رہ سکتا ہے؟ یہ لڑکی مجبور بھی تھی، رات کی تنہائی بھی تھی۔ مصری کی مردانگی پگھلنے لگی۔ اس نے لڑکی کے ساتھ دوستانہ باتیں شروع کر دی۔ لڑکی نے ایک اور تیر چلایا اور صلاح الدین ایوبی کے کردار پر زہر اگلنے لگی۔ اس نے کہا، میں نے تمہارے گورنر صلاح الدین ایوبی کو اپنی مظلومیت کی یہ کہانی سنائی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ میرے حال پر رحم کرے گا، مگر اس نے مجھے اپنے خیمے میں رکھ لیا اور شراب پی کر میرے ساتھ بدکاری کرتا رہا۔ اس وحشی نے میرا جسم توڑ دیا ہے۔ شراب پی کر وہ اتنا وحشی بن جاتا ہے کہ اس میں انسانیت رہتی ہی نہیں۔ مصری کا خون کھولنے لگا۔ اس نے بدک کر کہا، ہمیں کہا گیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی مومن ہے، فرشتہ ہے، شراب اور عورت سے نفرت کرتا ہے۔ مجھے اب اسی کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ لڑکی نے کہا، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو رات کو دیکھ لینا کہ میں کہاں ہوں گی۔ وہ مجھے قید خانے میں نہیں ڈالے گا، اپنے حرم میں رکھ لے گا۔ مجھے اس آدمی سے ڈر آتا ہے۔ اس قسم کی بہت سی باتوں سے لڑکی نے اس مصری کے دل میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کر دی اور وہ پوری طرح مصری پر چھا گئی۔ اس کے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیا۔ مصری کو معلوم نہیں تھا کہ یہی ان لڑکیوں کا ہتھیار ہے۔ لڑکی نے آخر میں اسے کہا، اگر تم مجھے اس ذلیل زندگی سے نجات دلا دو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی اور میرا باپ تمہیں سونے کی اشرفیوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس نے اس کا طریقہ یہ بتایا، میرے ساتھ سمندر پر بھاگ چلو، کشتیوں کی کمی نہیں ہے، میرا باپ بہت امیر آدمی ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی اور میرا باپ تمہیں نہایت اچھا مکان اور بہت سی دولت دے گا، تم تجارت کر سکتے ہو۔ مصری کو یہ یاد رہ گیا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنا مذہب ترک نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے ذرا سوچ کر کہا، میں تمہارے لیے اپنا مذہب چھوڑ دوں گی۔ اس کے بعد وہ فرار اور شادی کا پروگرام بنانے لگے۔ لڑکی نے اسے کہا، میں تم پر زور نہیں دیتی، اچھی طرح سوچ لو، میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ میرے دل میں تمہاری جو محبت پیدا ہو گئی ہے، اتنی تمہارے دل میں بھی پیدا ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر تم مجھے قبول کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہو تو
सोच लो और कोशिश करो कि काहरा तक हमारा सफर लंबा हो जाए। हम एक बार वहां पहुंच गए तो फिर तुम मेरी बू भी नहीं सूंघ सकोगे। लड़की का मकसद सिर्फ इतना सा था कि सफर लंबा हो जाए और 3 दिनों की बजाय 6 दिन रास्ते में ही गुजर जाए। इसकी वजह यह थी कि राबन और उसके साथी फरार की तरकीबें सोच रहे थे। वो इस कोशिश में थे कि रात को सोए हुए मुहाफिजों के हथियार उठाकर उन्हें कत्ल किया जाए, जो नामुमकिन सा काम था, या उनके घोड़े चुरा कर भागा जाए। अभी तो पहला ही पड़ाव था। उनकी जरूरत यह थी कि सफर लंबा हो जाए ताकि इत्मीनान से सोच सके और अमल कर सके। इस मकसद के लिए उन्होंने इस लड़की को इस्तेमाल किया। वो मुहाफिजों के कमांडर को कब्जे में ले ले। लड़की ने पहली मुलाकात में ही ये मकसद हासिल कर दिया और मिस्री को मुंह मांगी कीमत दे दी। मिस्री कोई ऐसा बड़ा रुतबे वाला आदमी नहीं था, मामूली सा ओहदेदार था। उसने कभी ख्वाब में भी इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी। कहाँ एक जीती जागती लड़की जो उसके तस्वरों से भी ज्यादा खूबसूरत थी, इसकी लौंडी बन गई थी। वो अपना आप, अपना फर्ज और अपना मजहब ही भूल गया। वो एक लम्हे के लिए भी लड़की से अलग नहीं होना चाहता था। इस पागलपन में उसने सुबह के वक्त पहला हुक्म ये दिया कि जानवर बहुत थके हुए हैं, लिहाजा आज सफर नहीं होगा। मुहाफिजों और शतरबानों को इस हुक्म से बहुत खुशी हुई। वो महाज की सख्तियों से उकताए हुए थे। उन्हें मंजिल तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। वो दिन भर आराम करते रहे, गपशप लगाते रहे और इनका कमांडर इस लड़की के पास बैठा बदमस्त होता रहा। दिन गुजर गया, रात आई और जब सब सो गए तो मिस्री लड़की को साथ लिए दूर चला गया। लड़की ने उसे आसमान पर पहुंचा दिया। सुबह जब यह काफिला चलने लगा तो मिस्री कमांडर ने रास्ता बदल दिया। अपने दस्ते से उसने कहा कि इस तरफ अगले पड़ाव के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। करीब एक गांव भी है जहां मुर्गियां और अंडे मिल जाएंगे। इसका दस्ता इस पर भी खुश हुआ कि कमांडर उन्हें ऐश करा रहा है। अलबत्ता इस दस्ते में 2 अस्करी ऐसे थे जो कमांडर की इन हरकतों से खुश नहीं थे। उन्होंने उसे कहा कि हमारे पास खतरनाक कैदी हैं, ये सब जासूस हैं, इन्हें बहुत जल्दी हुकूमत के हवाले कर देना चाहिए। बिला वजह सफर लंबा ठीक नहीं। मिस्री ने उन्हें ये कहकर चुप करवा दिया कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि जल्दी पहुंची या देर से। जवाब तलबी हुई तो मुझसे होगी। दोनों खामोश हो गए, लेकिन वो लग जाकर आपस में खुसर खुसर करते रहे। दोपहर के बाद इन्हें दूर बहुत आगे बहुत से गिद्ध उड़ते और उतरते नजर आए। ये इसकी निशानी थी कि वहां कोई मुर्दार है। वो इलाका मट्टी और रेत के टीलों का था। सेराई दरख्त भी थे। चलते चलते वो इन टीलों में दाखिल हो गए। रास्ता ऊपर होता गया और एक बुलंद जगह से उन्हें एक मैदान नजर आया जहां गिद्धों के गौल उतरते हुए शोर बर्पा कर रहे थे। जरा और आगे गए तो नजर आया कि लाशें हैं, बदबू भी थी। ये उन सुडानियों की लाशें थी जो बहरा रूम के साल पर मुकीम सुल्तान यूबी की फौज पर हमला करने चले थे। सुल्तान यूबी के जांबाज सवारों ने रातों को इनके अकबी हिस्से पर हमला करके ये कश्तो खून किया और सुडानी फौज को तितर बितर कर दिया था। जहां से आगे मीलों वुसत पर लाशें बिखरी हुई थी। सुडानियों को अपनी लाशें उठाने की मोहलत नहीं मिली थी। कैदियों और मुहाफिजों का काफिला चलता रहा और जरा सा रुख बदलकर लाशों और गिद्धों से हट गया। काफिला जब वहां से गुजर रहा था तो उन्होंने देखा कि लाशों के इर्द गिर्द उनके हथियार भी बिखरे हुए थे। इनमें कमाने और तुर्कश थे, बर्छियां, तलवारें और डाले भी थी। कैदियों ने ये हथियार देख लिए। उन्होंने आपस में बातें की और राबन ने इस लड़की से कुछ कहा जिसने मिस्री कमांडर पर कब्जा कर रखा था। लाशें और हथियार दूर दूर तक फैले हुए थे। दाएं तरफ टीलों के करीब सरसब्ज जगह थी, पानी भी नजर आ रहा था। सब्जा टीलों के ऊपर तक गया हुआ था। लड़की ने कमांडर को इशारा किया तो वो उसके करीब चला गया। लड़की ने कहा, यह जगह बहुत अच्छी है, यहीं रुक जाते हैं। मिस्री ने काफिले का रुख फेर दिया और सरसब्ज टीले के करीब पानी के चश्मे पर जा रोका। रात यहीं बसर करनी थी। सब घोड़ों और ऊंटों से उतरे। जानवर पानी पर टूट पड़े। रात गुजारने के लिए अच्छी जगह देखी जाने लगी। 2 टीलों के दरमियान जगह कुशादा भी थी और वहां सब्जा भी था। यही जगह मुंतखब कर ली गई। जब रात का अंधेरा गहरा हुआ तो सब सो गए। मिस्री जाग रहा था और लड़की भी जाग रही थी। इस रात उसे खास तौर पर जागना और मिस्री कमांडर को पूरी तरह मदहोश करना था। उसे जब खराटों की आवाजें सुनाई देने लगी तो वो मिस्री के पास चली गई। इसी लड़की की खातर वो सबसे अलग और दूर हटकर लेटा था। लड़की से टीले की ऊंट में ले गई और वहां से और ज्यादा दूर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मिस्री इसकी ख्वाहिशों का गुलाम हो गया था। उसे एहसास तक न था कि आज रात लड़की उसे खास मकसद के लिए दूर ले जा रही है। वो इसके साथ साथ चलता रहा और लड़की से 3 टीलों से भी परे ले गई। वो रुकी और मिस्र को बाहों में ले लिया। मिस्री बेखुद हो गया। उधर राबन ने जब देखा कि कमांडर जा चुका है और दूसरे मुहाफिज गहरी नींद सोए हुए हैं तो उसने लेटे लेटे अपने एक साथी को जगाया। उसने साथ वाले को जगाया। इस तरह राबन के चारों साथी जाग उठे। मुहाफिज उनसे जरा दूर सोए हुए थे,
मिस्री कमांडर को लड़की ने इतना बेपरवाह कर दिया था कि रात को वो संतरी खड़ा नहीं करता था। पहले रावण पेट के बल रेंगता हुआ महावसों से दूर चला गया। इसके बाद उसके चारों साथी भी चले गए। टीले की ओट में होकर वो तेज से चलने लगे और लाशों तक पहुंच गए। टटोल कर उन्होंने 3 कमाने और तरकश उठाए और एक एक बर्छी उठा ली। इसी मकसद के लिए उन्होंने लड़की से कहा था कि वो कमांडर से कह के यहाँ पड़ाव किया जाए। वो हथियार लेकर वापस हुए और अब वो इकट्ठे थे। वो सोए हुए महावजों के करीब जा खड़े हुए। रावण एक महावज के सीने में बर्छी मारने के लिए बर्छी जरा ऊपर उठाई। बाकी 4 भी एक एक महावज के सर पर खड़े थे। ये नहायत कामयाब चाल थी। वो बिजक वक्त 4 महावजों को खत्म कर सकते थे और बाकी 11 के संभलने तक इन्हें भी खत्म करना मुश्किल नहीं था। पीछे 3 शुतरबान थे और मिस्री कमांडर। वो आसान शिकार थे। रावण ने जो ही बर्छी ऊपर उठाई, जनाटा सा सुनाई दिया और एक तीर रावण के सीने में उतर गया। इसके साथ ही एक तीर रावण के एक साथी के सीने में लगा। वो डोले। इनके 3 साथी अभी देख ही रहे थे कि ये क्या हुआ है कि 2 और तीर आए और 2 और कैदी औंधे हो गए। आखिरी कैदी भागने के लिए पीछे को मुड़ा तो एक तीर इसके पहलू में उतर गया। ये काम इतनी खामोशी से हो गया कि इन महावजों में से किसी की आंख ही न खुली, जिनके सरों पर मौत आन खड़ी हुई थी। तीरंदाज आगे आए। उन्होंने मशलें रोशन की। ये वो 2 महावज थे जिन्होंने अपने कमांडर से कहा था कि इन्हें मंजिल पर जल्दी पहुंचना चाहिए। वो दयानतदार थे। वो सोए हुए थे। जब चारों कैदी इनके करीब से गुजरे तो उनमें से एक ही आंख खुल गई। उसने अपने साथी को जगाया और कैदियों का ताकब दबे पांव किया। उन्होंने ये इरादा किया था कि अगर कैदियों ने भागने की कोशिश की तो उन्हें तीरों से खत्म कर देंगे, मगर इससे पहले वो देखना चाहते थे कि ये क्या करते हैं। अंधेरे में जो कुछ नजर आता रहा वो देखते रहे। कैदी हथियार उठाकर वापस आए तो दोनों महाफज आकर टीले के साथ छुपकर बैठ गए। यूं ही कैदियों ने महाफजों पर बर्छियां मारने के लिए बर्छियां ऊपर उठाई। उन्होंने तीर चला दिए, फिर चारों को खत्म कर दिया। उन्होंने अपने कमांडर को आवाज दी तो उसे लापता पाया। इस आवाज से लड़कियां जाग उठी और बाकी महाफज भी जागे। लड़कियों ने अपने आदमियों की लाशें देखी। हर एक लाश में एक तीर उतरा हुआ था। लड़कियां खामोशी से लाशों को देखती रही। इन्हें मालूम था कि ये आदमी आज रात क्या करेंगे। मिस्री कमांडर वहां नहीं था और एक लड़की भी गायब थी। महाफजों को मालूम नहीं था जब इन कैदी जासूसों के सीने में तीर दाखिल हुए थे, बिल्कुल उसी वक्त उनके मिस्री कमांडर की पीठ में एक खंजर उतर गया था। उसकी लाश तीसरे टीले के साथ पड़ी थी। इस रात सहरा की रेत खून की प्यासी मालूम होती थी। मिस्री कमांडर अपने महाफज दस्ते और कैदियों से बेखबर इस लड़की के साथ चला गया और लड़की से खासा दूर ले गई थी। इसे मालूम था कि इसके साथ ही एक खूनी ड्रामा खेलेंगे। लड़की मिस्री को एक टीले के साथ लेकर बैठ गई। इसी टीले से जरा परे बालियान और उसके 6 महाफजों ने पड़ाव डाल रखा था। उनके घोड़े कुछ दूर बंधे हुए थे। बालियान मोबी को साथ लिए टीले की तरफ आ गया। इसके हाथ में शराब की बोतल थी। मोबी ने नीचे बिछाने के लिए दरी उठा रखी थी। बालियान महाफजों से दूर जाकर ऐशो इशरत करना चाहता था। उसने दरी बिछा दी और मोबी को अपने साथ बैठा लिया। वो बैठे ही थे कि रात के सुकूत में इन्हें करीब से किसी की बातों की आवाजें सुनाई दी। वो चौंके और दम साध कर सुनने लगे। आवाज किसी लड़की की थी। बालियान और मोबी दबे पांव इस तरफ आए और टीले की ओर से देखा। इन्हें 2 साए बैठे हुए नजर आए। साफ पता चलता था कि एक औरत और एक मर्द है। मोबी और ज्यादा करीब हुई और गौर से बातें सुनने लगी। मिस्री कमांडर के साथ इस लड़की ने ऐसी वाज़े बातें की कि मोबी को यकीन हो गया कि ये उसकी साथी लड़की है और ये भी वाज़े हो गया कि इसे काहरा ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही आज की वीडियो खत्म होती है। ये तारीखी सिलसिला सलाहुद्दीन अय्यूबी के सलाहुद्दीन अय्यूबी और उसके ईमान फरोश साथियों का चलता रहेगा। जल्दी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।